Namaskar. We are now going to be talking about the RTP for May 21. In the last few attempts, what I've seen is ICAI ने अपने RTP का पैटर्न बदल दिया है. पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन देते थे और कुछ सर्कुलर्स नोटिफिकेशन जो एडिशन होती थी वो RTP में आ जाती थी. अभी उन्होंने स्ट्रिक्टली कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, 10-15 क्वेश्चन which could be from any topic, which means they are now concentrating on topics which they feel are going to be relevant for your paper. केस स्टडी वाला एमसीक्यू जो वो डाल रहे हैं, मजा आ रहा है देख के और आपको करके आएगा, पर इसमें एक बात ध्यान रखेंगे और मैं बारी बारी मैंने पूरे केस स्टडीज का जो वीडियो बनाया उसमें भी आपको बताया, एक एक केस स्टडी डिस्कस किया. आई ऑलवेज से दैट इफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 10 मार्क्स, यू हैव 20 मिनट्स टू डू इट. अगर आपने उसका पूरा आंसर लिखना था तो. अब ये केस स्टडी एमसीक्यू है, इसमें मेरे को पूरा आंसर तो लिखना नहीं, मुझे तो चॉइसेस देखनी है. यानी मैं जो कैलकुलेशन करूंगा उसको एक तरीके से रफ वर्क में करूंगा, थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ने के लिए. आप लोग घड़ी लगा लो, देखो कितना टाइम हमें लगता है सोचने में और इसको करने में. और क्योंकि मैं यहां समझा रहा हूं, हल्का सा वक्त ज्यादा लग सकता है. आप लोग वहां खुद सोच रहे होंगे. द आइडिया इज टू बिल्ड अ माइंडसेट on how to think while reading this. So I look at case study. Mr. Sarthak, age 38 years, working in Nobit Private Limited as senior manager finance. His yearly pay slip for the year is as follows. तो यानी उन्होंने हमें बेसिक पे, DHRA, टोटल अर्निंग्स दिया है. यहाँ डिडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ अर्निंग्स लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिडक्शंस माइनस करके नेट पे लगाई हुई है और ये बैलेंस करा हुआ है. बेसिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में दिया, बैलेंस शीट बना के दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिजनेस इनकम है ये सैलरी इनकम. और हमें पता है सैलरी इनकम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होती है, पर एक दिमाग में इमेज बिजनेस हेड की बना रहे हैं. फिर लगता है हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्विवेलेंट अमाउंट. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स, अब इसको दिमाग में डालो, वो 12% वाला यहां चेक करेंगे. डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सारी बातें कर रहा है. ही हैज इंटीमेटेड टू हिज कंपनी दैट ही वुड ऑप्ट फॉर 115 BSc. देखो बेटा, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी. अब वो 115 BAC के लिए ऑप्ट कर रहा है, इसका मतलब आसान हो गया काम. सैलरी हेड में कुछ डिडक्शंस नहीं देनी है, 80C to 80U देनी ही नहीं है ना. तो दिखने में ये शायद मुश्किल हो रहा है, पर जब करने जाएंगे 115 BAC आसान हो सकता है. पर हो सकता है इसने टोटल इनकम के बारे में नॉर्मल प्रोविजन से भी पूछा. चलो, ही हैज पेड 55,212 टुवर्ड्स मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स एज 65 years बाय अकाउंट पे चेक. दिमाग में डालते जाओ. 80D है, सीनियर सिटीजन है, 50,000 तक का लिमिट मिल जाएगा, लिख लिया. पर ये 115 BAC में आ रहा है तो हमने तो 80C to 80U की डिडक्शन नहीं देनी है. चलो यहां पर एक बार बीच में पॉज लेके 115 BAC को फटाफट रिवाइज करें. हमें पता होना चाहिए बेटा, सैलरी हेड में HRA का एग्जेम्पशन नहीं देना है, LTC का नहीं देना है, अलाउंसेस का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल होगा सारा. लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन अलाउ होगा. कन्वेंस अलाउंस, टूर ट्रैवलिंग, ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस, इनका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ये ऑफिशियल अलाउंसेस थे. फ्री लंच के पर्क का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. 16 सेक्शन की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी. 50,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस और आपका प्रोफेशनल टैक्स कुछ नहीं मिलेगा. अलाउंसेस टू MP MLA का भी ये ऑब्वियसली अदर सोर्सेज में जाता है, पर इसका भी डिडक्शन नहीं मिलता है. हाउस प्रॉपर्टी हेड में 24B का सेल्फ ऑक्युपाइड घर के लिए कोई डिडक्शन नहीं है, यानी सेल्फ ऑक्युपाइड घर में लॉस हो नहीं सकता अगर आप 115 BAC के लिए ऑप्ट कर रहे हैं. लेट आउट घर का लॉस इंटरहेड सेट ऑफ नहीं होता, लेकिन उसमें डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है. बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देना है, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन नहीं देना है, 35 AD नहीं देना है, 35 CCC नहीं देना है. इनका डिडक्शन नहीं मिल रहा है. और अगर इनकी वजह से कोई लॉस आपका पिछले सालों में क्रिएट हुआ था और ब्रॉट फॉरवर्ड है, उतने लॉस को हम कम कर देंगे. कैपिटल गेन्स हेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अदर सोर्सेज में फैमिली प्लानिंग की आपको डिडक्शन नहीं मिलती है. 80C to 80U में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी सिवाय 80 JJAA के और 80 CCD2 विच इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन ट्रस्ट. 10 AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा और माइनर की क्लबिंग में 1500 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सबसे नुकसानदेही 1500 रुपया. आइए नाउ लेट्स कम बैक. ये क्विक रिवीजन हो गया, ये दिमाग में लोड हो गया. तो यानी अगर 115 BAC के लिए ऑप्ट है तो ये 80C to 80U नहीं मिलेगा और ऊपर उसने जो हमें HRA दिया है इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डिसेबल्ड नहीं है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. तो ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी. चलो आगे चलें.
he has purchased a house for 28 lakhs, a loan taken for 21 lakhs from HDFC. He is paying EMI of 22,835. Possession of house received on 1/4/20. चलो इस साल possession आ गया, दिमाग में डालो, ownership आ गई है. He himself is occupying this house. चलो self occupied घर है. Total principal and interest for the full year is 5537 and this much. यानी ये principal हो गया बेटा, ये interest हो गया. Respectively as per interest certificate received from the bank for the financial year. अब मेरे दिमाग में कई बातें चल रही हैं. ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, बैंक से लोन लिया है. प्रिंसिपल पार्ट को हम 80C में ले सकते हैं, इंटरेस्ट पार्ट को हम 24B में ले सकते हैं. और क्या ये 80EE में आएगा? क्योंकि बैंक से लोन है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम है. लोन सैंक्शनड का उसने हमें नहीं बताया, बट दैट इज द ओनली रीजन आई माइट थिंक ऑफ 80EE, बट आई एम एज्यूमिंग कि उसको पोजेशन मिला है, तो हो सकता है लोन भी हमारे उन्हीं 2 सालों में सैंक्शन है जिसके लिए 80EE रेलेवेंट है. लोन का अमाउंट भी सैंक्शनड अमाउंट का कोई लिमिट होता नहीं है. तो यहां पर सारी कंडीशंस 80EE की मेरे हिसाब से फुलफिल हो रही हैं. देन ही हैज 3 चिल्ड्रन studying in Sandalwood International School. The following component of school fees paid for academic session. जब ये डिडक्शंस की इतनी इनकम की डिटेल दे रहा है ना डिडक्शंस की, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे बीएससी के साथ साथ नॉर्मल भी पूछेगा, आदत है. अब क्या है, यहां पर आ गई ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बैरक में क्योंकि इधर कंफ्यूजन आ रहा है, ट्यूशन फीस लिखा है एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट फीस, डोनेशन फीस और सिमिलर नेचर, वेदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर. सो बेसिकली जो ट्यूशन फीस है वो पढ़ाने के लिए जो हो रही है, तो ट्यूशन फीस एक होती है मंथली और एक होती है एडमिशन के टाइम पे एक लमसम हो जाती है. वो डोनेशन नहीं है, डेवलपमेंट फीस नहीं है. पढ़ाने की ट्यूशन फीस का एक एडमिशन फीस के तौर पे कंपोनेंट होता है. एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग गोज, इफ दिस एडमिशन फीस इज द रेगुलर ट्यूशन फीस, तो ये भी अलाउ होनी चाहिए. ये तो है ही है, ये तो है ही है. हाँ, ये वाले अलाउ नहीं होंगे. अब इसका मतलब है, मुझे पता है एनी 2 चिल्ड्रन का होता है जो आप क्लेम कर सकते हो. तो यहां पर अगर मैं इसको लूंगा तो 50 + 40 90,000 आएगा. लेकिन अगर मैं बोलूं कि एडमिशन फीस वो लमसम डोनेशन फीस है, तो फिर ये 20,000 नहीं लेना है, फिर मैं शायद इन 2 बच्चों का लूंगा. तो ये बातें क्लियर नहीं हो रही फ्रॉम द क्वेश्चन, बट वी विल अगेन कीप गोइंग. और मैंने आईसीआई के एमसीक्यूज जब करवाए, उसमें 2-3 क्वेश्चंस में मैंने गलतियां निकाली थी कि भाई इन क्वेश्चंस में इशू है, आंसर गलत है, आईसीआई का कॉरिजेंडम आ गया है. वही 3 क्वेश्चंस में उन्होंने ठीक करवाया है. सो समटाइम्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऐसा नहीं है कि मैं गलती निकाल रहा हूं, बट अगर गलती है या इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियसली मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा. मैं जबरदस्ती ये नहीं बोल दूंगा कि ये कर लो क्योंकि आंसर इससे आ रहा है ना. हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा. आंसर चलो जो आ रहा है उसको हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में यहां गलती हो गई, आईसीआई अपनी गलती कॉरिजेंडम में ठीक कर देगा. लेकिन अगर हमने वो गलत चीज ही समझ ली तो पेपर में क्या होगा. तो गलत नहीं समझना, मैं आपको समझा रहा हूं. फिर कहता है, he invested 5,000 in HDFC ULIP and taken a LIC for his wife 10,000. ये 80C में आ रहा है सारा, है ना. He has invested 12,500 and 25,000 towards NPS Tier 1 account and Tier 2 account. अब Tier 2 अकाउंट तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, तो ये तो आएगा नहीं. Tier 1 अकाउंट जो आ रहा है 80CCD में आ रहा है. अब 80CCD 1 में भी आ सकता है, या इसको हम 1B में ले सकते हैं, वो जो 50,000 तक का है. पढ़ लेना एक बार. उसने 50,000 रुपया पीएम केयर्स फंड में डोनेट करा फॉर रिलीफ फ्रॉम कोविड पैंडेमिक इन इंडिया. चलो ये तो 80G में लिस्ट ए में आ रहा है, यानी 100% का डिडक्शन मिल रहा है. नेक्स्ट, he has invested 40,000 in listed equity shares of Shaktiman Power Solution Limited on 1/3/20. अच्छा, ये तो 19-20 आ गया, तो करंट ईयर का ही नहीं है. at 200 per share and sells 100 shares. अच्छा जी, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 200, उसके पास 200 शेयर्स खरीदे उसने, उनमें से 100 बेच दिए at 350 per share on 1/11/20. STT is paid both at the time of sale and purchase. तो ये तो शॉर्ट टर्म गेन हो गया, ठीक है, लिस्टेड है, 12 महीने से कम है. अब 350 की सेलिंग प्राइस है, 200 पर शेयर की कॉस्ट है, तो 150 × 100 15,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 111A का.
ठीक है जी, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स। अब क्वेश्चन पढ़ने में 5-7 मिनट लग गए, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन अबव फैक्ट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5, यानी इसके 5 पार्ट्स। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, यानी करंट ईयर में कितना उसका सैलरी इनकम आ रहा है, एंड दिस इज व्हेन ही ऑप्ट्स फॉर 115 BAC। तो चलो अब क्या करते हैं, सैलरी इनकम निकालते हैं। सबसे पहले 634 लेना है, डियरनेस पूरा लेना है, HRA पूरा लेना है क्योंकि एग्जामिशन देनी नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा लेना है, ये भी 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 पूरा लेना है। तो उसने टोटल निकाल के दिया हुआ है 1653210। तो मैं अपनी दिक्कत क्यों करूं दोबारा लिखने में। इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अब ये डिडक्शंस में दिया है। अच्छा, अगर इसमें से ये जो फिगर मुझे दिया है, अगर इसमें से ये माइनस करा होता तो इसमें ऐड करते, पर आप नोट कर रहे हो ग्रॉस अर्निंग्स में से ये माइनस करके नेट अर्निंग दिखा रहा है, यानी ये अलग से माइनस हुआ है, इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं तो इसी को लूंगा ना 634 को। बात समझ में आ गई तुम्हारे को मेरी? ये ग्रॉस फिगर है, उसमें से डिडक्शन दी हुई है। अब प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसका ATC, ये ATC में आता है, इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर कहीं जाके कह रहा है एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिमिलर अमाउंट, इसका ध्यान रखेंगे। अब क्या कह रहा है, तो चलो यहां पर अब एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको कर लेते हैं। एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है 114132, सिमिलर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करा। इसमें से 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा। सैलरी में हम क्या ले रहे हैं, 634068 प्लस 126814, ये आ गया मेरा 760882 इंटू 12%, ये आ गया मेरा 91306 माइनस 114132, ये आ गया मेरा 22826। इतना टैक्सेबल पोर्शन आ गया। 22826 को मैं यहां पर 1653210 प्लस 22826 करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 1676036। ये आ गई मेरी सैलरी। इसमें से ना प्रोफेशनल टैक्स है ना 50,000 है क्योंकि 115 BAC में आ रहा है। तो मेरा आंसर वो होना चाहिए 1676036। अब इसका आंसर देख लेते हैं। 1 का आंसर इज C, तो आंसर आ गया मेरा C। अब इसमें टाइम उतना नहीं लगा जितना आप सोच रहे थे लगेगा, क्योंकि इमीडिएटली टोटल भी दिया हुआ है। अब आप लिखना थोड़े शुरू कर देंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, टाइम किस में बचाएंगे बेटा, इन द प्रेजेंटेशन। हमने नहीं करनी है, MCQ है, इसका प्रेजेंटेशन नहीं देना है। नाउ whether tax deducted at source by Nobila Private Limited on salary paid to Mr. Sarthak based on intimation submitted by him is correct। अच्छा, टैक्स कहां पर है भाई, देख के आते हैं। इसकी बात कर रहा है 232830। ओके, ये TDS की बात हो रही है ऑन सैलरी इनकम। अब TDS की बात जो सैलरी इनकम पे हो रही है, 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा इस पे। सो हम क्या करेंगे, पहले 15 लाख पे अपने को पता है कितना टैक्स आता है, कितना आता है, नील 12,500, 25,000, 37,500, 50,000, 62,500। तो ये पहले 2.5 लाख पे है, ये अगले 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 2.5 लाख पे है, और ये अगले 2.5 लाख पे। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 5%, 10%, 15%, 20% एंड 25%। 15 लाख तक का टैक्स 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 कम्स टू 187,500। और 15 लाख के ऊपर जो इनकम है, सो 167,6040, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, माइनस 15 लाख 176,040 इंटू 30%, ये आ गया मेरा 52812 प्लस 187,500, ये आ गया मेरा 240,312 प्लस इस पे सेस लगेगा। रिमेंबर, सैलरी के TDS पे सेस लगता है, तो ये आ जा रहा है मेरा 249,924। देखें जी, मेरे हिसाब से TDS इन्होंने गलत काटा हुआ, देख लेते हैं। तो 249,924 राउंड ऑफ करके 249,920 फिगर तो दिख रहा है। आगे देखें, अच्छा यही फिगर है अपना, तो यही आ रहा है। नो
द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, अपना आंसर बी आ रहा है, देख लेते हैं 2 का आंसर इज बी. सो एज आई से ऑलवेज बेटा, फर्स्ट कैलकुलेट योर आंसर एंड देन गो एंड चेक द ऑप्शंस. पेपर में एक दिक्कत है, आपको कभी ये श्योरिटी नहीं होगी कि आपका आंसर सही है नहीं है, सो अपनी कैलकुलेशन 2 बार चेक कर लेना. 2 बार चेक करने के बाद भी अगर सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर सही होगा. चलो अब तीसरा देखें क्या पूछ रहा है. व्हाट वुड बी द टोटल इनकम विदाउट राउंडिंग ऑफ मिस्टर राम, एज्यूम दैट ही डज नॉट ऑप्ट. लो जी, मैंने बोला था ना, छोड़ेगा थोड़े, ही डज नॉट ऑप्ट. और अभी क्या पूछ रहा है बेटा, टोटल इनकम पूछ रहा है. यहां लग जाएगा टाइम. यहां पर उसने टोटल इनकम पूछ ली और वो भी नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, यानी सारी डिडक्शंस देनी पड़ जाएंगी. चलो शुरुआत करें, आ जाओ. अच्छा, अब ना अपने दिमाग में सबसे पहले बीएससी निकालो और नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजंस पे आ जाओ. मेरे लिए आसान थोड़ा है कि मैं इसको चेंज कर देता हूं. यहां पर बेसिक पे सही है, डीएनएस अलाउंस पूरा लेना है, एचआरए की एग्जामिशन आती है, एचआरए के लिए रेंट पेड चाहिए, पर उसके पास रेंट पेड है नहीं क्योंकि वो तो अपने खुद के घर में रह रहा, अभी हमने पढ़ा था, तो ये पूरा टैक्सेबल होगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए डिसेबल्ड होना चाहिए, वो ये है नहीं. पर्सनल अलाउंस फुली टैक्सेबल है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन, अच्छा जी, अब 12,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक बच्चे के लिए 6,000 डिवाइडेड बाय 12, 500 रुपया पर मंथ हो रहा है. तो बेसिकली मिला कैसे है, 500 इंटू 12 इंटू 2. अब एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, 100 इंटू 12 इंटू 2. तो बेसिकली मैं 100 इंटू 12 इंटू 2 अगर ले लूं, माइनस कर दूं 12,000 में से, तो इसका हमने लेना है 9600. यहां पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्पशन मिलेगा, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है, बोनस फुली टैक्सेबल है, और ये 22826 तो सेम आएगा. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अब इसको करें 634, टोटल लगा लेते हैं या ऐड माइनस कर लेते हैं, पर टोटल लगा लेते हैं. 126,814 प्लस 317,040 प्लस 19,200 प्लस 509,088. ध्यान से करते जाओ मेरे साथ साथ. टीचर का कार्य तुम्हारे लिए सोचना नहीं है, सोचवाना है, और करना नहीं है, करवाना है. तो ये आ रहा है मेरे हिसाब से 1673636. पर एक बार ना मैं चेक कर लेता हूं बैकवर्ड कैलकुलेशन. 1653210 माइनस करूंगा 12,000 प्लस करूंगा 9600 और प्लस करूंगा 22826. आंसर सेम आ रहा है, कमाल होगी. अब इसमें से प्रोफेशनल टैक्स और नहीं इनकम टैक्स नहीं, और 50,000, तो 50,000 का एक डिडक्शन मिलेगा बेटा, 2400 का एक डिडक्शन मिलेगा. सो माइनस 50,000 माइनस 2400, मेरे पास सैलरी आ गई, सैलरी, और ये नॉर्मल प्रोविजन में आ रही है 1621236. अब लेट अस गो एंड चेक और क्या इनकम थी. चलो ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है बेटा. अब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में 218,983 इंटरेस्ट है, यानी 2 लाख रुपए का मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा, है ना. अब इसने मेरे को डेट ऑफ बोरिंग नहीं दिया है, डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया है. आई एम गोइंग टू एज्यूम इट इज विद इन 5 ईयर्स. तो हम यहां पर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड घर में 2 लाख रुपए का लॉस ले रहे हैं. जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मेरे हिसाब से उसका हमें 18983 80 में देना चाहिए, पर कंफ्यूजन है यहां पर. चलो आगे चलते हैं. मेरे दिमाग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट फिर भी कंफ्यूजन है. और कौन सी इनकम है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला था हमने 15,000 का, वो भी लिख लेते हैं, आ जाओ. सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15,000 इनकम पूरी होगी. सो इसमें से 2 लाख का लॉस सेटअप हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का सैलरी से, प्लस 15,000. सो ये मेरा आ गया 1436236. ये आ गई मेरी GTI, सही है. अब इसमें से 80C 80D 80EE और कौन सी डिडक्शन दिख रही थी, देख लेते हैं एक बार. 80D है, 80D तो 50,000 की हमने लिखी हुई है, सीनियर सिटीजन पेरेंट है. 80C करते हैं, 80EE मेरे हिसाब से यहां पर आनी चाहिए 18983 18983. ओके, और कौन सी आ रही है, और क्या आ रहा है, हाँ 80C में. अब यहां पर कंफ्यूजन है. देखो, मैं अगर ये सॉल्व करता एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन
तो दोनों सही हो सकते थे, पर अब MCQ है और मैंने जब सॉल्व किया पता चला वो ये ले रहा है, यानी एडमिशन फीस अगर दिया हो तो दिमाग में डालो ICAI उसको लमसम डोनेशन टाइप एडमिशन फी मांग रहा है, तो यहां पर 77,000 हमने लिया है फॉर 2 चिल्ड्रन, ये ATC का लिस्ट आ रहा है, प्लस 114,132 इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है, प्लस 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 और देखो क्या है, मेडिक्लेम हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, और यूलिप एंड LIC 15,000 रुपया ये आ गया ATC का, चलो करते जाओ, 15,000 रुपया ये आ गया, और ATCCD भी आ रहा बेटा यहां पर, ATCCD 12,500। अब अगर मैं इसको ATCCD 1 लूं, सो ATC और ATCCD 1 वो जो 10% ऑफ सैलरी होता है, इस पे मिला के 1.5 लाख की लिमिट लगती है, तो हम उसकी जगह पहले मैंने तुम्हें बोला था 1B में 50,000 तक ले लेते हैं, तो 12,500 को कहां लेंगे, 50,000 तक में 12,500 ले रहे हैं। ATC में हमने एक प्रिंसिपल रीपेमेंट करा था, प्रिंसिपल रीपेमेंट 55,037 ये भी लेंगे, सो 55,037 ये ATC का लिस्ट बन रहा है, देखो सारा हो गया। हाँ, अब इसका टोटल लगा लो, 77,000 प्लस 114,132 प्लस 15,000 प्लस 55,037, ये आ गया मेरा 26,1169। तो बेटा इसमें ऑब्वियसली मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा, तो मैं यहां पर 1.5 लाख रुपए लिख रहा हूं, और अगर हम ATCCD 1 वाला यहां लेते तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए हमने उसको अलग से लिखा। चलो और एक बार देख लें, कुछ और रह गया हमारे पास, हाँ रह गया, ये रहा, क्या है, ATG PM केयर फंड, तो लेट अस कम हियर, सो वी हैव 80G विच इज अगेन 50,000। अब एक बार टोटल इनकम निकालें, सो 1,436,236 माइनस 1.5 लाख माइनस 50,000 माइनस 1 माइनस, तो मेरे पास आ रहा है 1,154,753। एक बार फिर कर लें, 1,436,236, जल्दी करो जल्दी, 1.5 लाख माइनस करा, 50,000 माइनस करा, 18,983 माइनस करा, 12,500 माइनस करा, और 50,000 माइनस करा, तो 1,154,753। अच्छा मुझे पता है यहां पर देखते हैं, आंसर है ही नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब मैंने जब इसको कर लिया था तो मैंने वापस जाके यहां पर ये वाला जो मुझे पता था ICAI ने शायद ना लिया हो, इसको जब मैं ऐड कर देता हूं तो ये आ जाता है 1,173,736। अब चल के आंसर देखते हैं, 1,173,736 दिख रहा है मुझे, और आंसर 3 का A आ रहा है, यानी ICAI यहां पर ATEE नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से ये गलत है, मेरे हिसाब से ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि ATEE तो यहां लॉजिकली बनता है, उन्होंने नहीं दिया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो कंफ्यूजन, पर पेपर में अगर ऐसा आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया क्या करना है, पर मेरे हिसाब से ATEE यहां मिलना चाहिए। चलो ये हो गया एक पार्ट, इसका कॉरिडेंडम आ सकता है बेटा मेरे हिसाब से, अगर ICAI को सही लगे ये बात तो। नाउ व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सार्थक इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BSc, यानी ऊपर जो टोटल इनकम नॉर्मल निकाली उस पे अब टैक्स भी निकालो। लंबा सवाल है, देखो करते करते एज अ टीचर मुझे तुम्हारे साथ टाइम लग रहा है, पर बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ना, तो तुम्हारा दिमाग तो और तेज चलेगा, तुम तो यंग ब्रेन हो, है ना। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है, यानी अगर यहां गलती हो गई, पर यहां एक बात अच्छी है कि ICAI ने इससे मिलता जुलता आंसर नहीं दिया, देते तो फिर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि फिर तो ये पक्की बात थी कि वो ATEE नहीं दे रहे हैं। यहां वो आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ये एक एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ 1,173,736, यानी अब पहले 10 लाख तक जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं 1,12,500 का टैक्स बनता है, और उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर जो है, कर लेते हैं जरा, 1,73,736, तो पहले मैं इसको राउंड ऑफ कर लूं, 1,173,740, फिर करते हैं 1,173,740 माइनस 10 लाख,
कितना आया 173740 इंटू 30%, 52122। क्या गड़बड़ कर गया मैं? कुछ गड़बड़ करी मैंने? नहीं करी? जल्दी बताओ। कर दी सर। क्या गड़बड़ करी? इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, तो मेरे को 11, जल्दी करो, 1173740 में इसको अलग अलग करना पड़ेगा। रिमेंबर, इसके अंदर से कोई डिडक्शन नहीं मिली होगी, तो ये तो 15% आएगा। सो 15,000 इंटू 15%, 50, 1173740 माइनस 15,000 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500, 160122 प्लस 2250 प्लस 4%, 168867। सो ये राउंड ऑफ हो गया बेटा 168870। तो इसको चेक करें, हमारा टैक्स आना चाहिए 168870। देखो फोर्थ क्वेश्चन था, 168870 मिल रहा है। फोर्थ का आंसर इज बी, विच इज एब्सोल्युटली राइट। अब फिफ्थ वाला, इस एमसीक्यू का आखिरी पार्ट, एज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन ओनली दैट नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय मिस्टर सार्थक एंड इज एम्प्लॉयड टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। अच्छा, मतलब प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन ना लेके व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर सार्थक अंडर चैप्टर 6A इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BSc। लंबा चौड़ा कंफ्यूजिंग। कहता भाई अगर वो 115 BSc में नहीं आता और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करते तो मुझे 80C टू 80U की डिडक्शंस बता। सो बेसिकली हमने जो कैलकुलेशन करी उसमें ये था 80C। ये नहीं लेना बेसिकली, अगर ये नहीं लेना है तो 77,000 प्लस 15,000 प्लस 55037, तो ये आ जाता है 147037 प्लस 50,000 प्लस, अब ये भी पता है ये भी नहीं लेना है, 12,500 प्लस 50,000, तो ये आ रहा है टोटल 259537। और आप देख रहे हो मैं फेयर काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, बट कंफ्यूजन ना हो इस चक्कर में ये आ गया 259537 और ये आ गया मेरा आंसर इज बी। चेक करो, आंसर इज बी। सो ये क्वेश्चन लंबा है, यहां पर एक्सप्लेन करते करते भी 20 मिनट लग गए, लेकिन अगर आप इसको खुद कर रहे होगे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 15 मिनट में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। गोइंग सिक्स्थ क्वेश्चन। अब यहां केस स्टडी वाला एमसीक्यू खत्म हो गया, उसने बोला था 1 to 5। कहता मिस्टर तेजस एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया परमानेंटली विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन फॉर एक्सटेंडिंग हिज रियल एस्टेट बिजनेस ऑफ टॉयज इन कनाडा इन द ईयर 15। 2015 में जा चुका है, परमानेंटली इंडियन सिटीजन है। फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया, यानी उसका इंडिया में बिजनेस तो है, बिजनेस है। फॉर द पर्पस ऑफ हिज इंडियन बिजनेस ही विजिट्स इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 जनवरी। तो कितने दिन हो गए? 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। चलो देखो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31, 153। ये वही अमेंडमेंट पे जाने वाला है। हिज बिजनेस इनकम इज 23.5 lakhs एंड 18 lakhs फ्रॉम ट्रेड बिजनेस इन कैनेडा एंड इन इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो यहां 18 और यहां 23.50। ठीक है, राइट। अब ये ब्रांच ऑफिस हो गया, ये हेड ऑफिस हो गया, ऐसा ही है, ऐसे ही लिखना। फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया, तो ये तो ब्रांच ऑफिस हो गया, ये हेड ऑफिस हो गया, ऐसा ही मान के चलेंगे। चलो आगे चलें। Then he says he has no other income, determine his residential status and income taxable in India for assessment year 21-22. Okay. Now, पहले हम अपना आंसर निकालें। ये 153 डेज इंडिया में है। His income other than from foreign sources. His income other than from foreign sources, Indian income plus foreign branch की इनकम। तो इसकी तो इंडियन इनकम होगी 18, यानी 15 से ज्यादा है, यानी ये 120 डेज से ज्यादा हो रहा है, तो ये रेजिडेंट हो गया प्लस NOR है।
और R+NOR की इंडियन रिसीट तो टैक्सेबल होती है, पर फॉरेन हेड ऑफिस की रिसीट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। तो हमारा आंसर आना चाहिए दैट ही इज R+NOR एंड ओनली 18 lakhs इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये तो गलत हो गया, नॉन रेजिडेंट ये भी गलत हो गया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड 18 lakhs फॉर इंडियन रिटेल बिजनेस would only be taxable. Deemed resident and 18 lakhs from Indian business will be taxable. Deemed resident is what we use for 61A. तो ये तो रेजिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है 18 लाख। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सी। चेक करें, आंसर इज सी। चलो नाउ लेट्स गो बैक। चलिए 7th वाला, डॉक्टर सरगुन मेंटेन 2 बैंक अकाउंट्स, 1 करंट अकाउंट विद कैनरा बैंक फॉर अ प्रोफेशन एंड अ सेविंग्स अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। The following are her details of withdrawals from these accounts. बेटा ये आ गया फिर 194N, और 194N ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीआई ने केस स्टडी वाले एमसीक्यूज में भी इसमें से बहुत सवाल पूछे। तो क्या होता है यहां पर, उसने बोला किसी भी बैंक अकाउंट से अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा, और ये लिमिट पर बैंक है, विड्रॉ करा, तो आपको जितना आपने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करा उसके ऊपर 2% टीडीएस कटेगा। एंड हमें पता है कि 14 मई 20 से लेके 31 मार्च 21 तक टीडीएस के रेट्स काफी सेक्शंस के 75% कर दिए गए थे, पर 194N उस लिस्ट में नहीं आता है, यानी 194N का रेट विल रिमेन एट 2%। अब बेटा सबसे पहले चेक करते हैं कैनरा बैंक, क्योंकि लिमिट पर बैंक आ रही है, और स्टेट बैंक। अच्छा पहले नीचे पढ़ लें। शी फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 यानी 1920 एंड असेसमेंट ईयर 1920 यानी 1819 ऑन और बिफोर द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। हाउएवर फॉर असेसमेंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर 17-18 एंड 16-17 शी फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम बिलेटेडली। हमें पता है 20-21 में अगर वो रेट्स थे कि 20 लाख से ऊपर आपका जो होगा वो 2% हो जाएगा 20 से 80 तक, और 1 करोड़ के ऊपर 5% हो जाएगा अगर आपने इन 3 सालों की रिटर्न नहीं भरी है। आपने लेट भरी है डजंट मैटर, आपने नहीं भरी है तो वो रेट यहां पर बढ़ जाएगा। हाँ 19-20 नहीं लेते हैं, मैंने आपको बोलता 1 साल छोड़ के लेंगे, आपको एक्सप्लेन करा था। तो यहां पर आप समझोगे इनके रिटर्न भरने का टाइम पीरियड जो खत्म हो गया इस डेट तक, उन सालों की रिटर्न अगर आपने नहीं भरी तो ये चेंज आता था, पर इसने भर दी चाहे लेट भरी, तो यानी रेट तो वही रहेगा 2% अबव 1 करोड़। तो अगर हम इसका टोटल लगाएं तो ये कितना आ रहा है, देखो 15.5 प्लस 14 प्लस 16.13, तो ये तो 45.63 आ रहा है। तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इस पे तो टीडीएस कटेगा नहीं। यहां देख लेते हैं 25 प्लस 29 प्लस 14.2 कम ऑन प्लस 18.21 प्लस 26.23 प्लस 7.56, ये आ रहा बेटा 120.20, यानी 1 करोड़ से ज्यादा कितना हो गया 20.20। तो मेरा होया 20.20 एट द रेट ऑफ 2% टीडीएस कटना चाहिए। देखो टीडीएस इज डिडक्टेबल एट दिस अमाउंट, नो, एट 20.20 5% गलत है, 2% ये सही है, एंड नो टीडीएस इज डिडक्टेबल बाय एसबीआई। ठीक होगी बात। तो ये आ गया हमारा आंसर, दिस इज आंसर फॉर 7th। देख लेते हैं 7th का आंसर आ रहा है सी, सो आवर आंसर इज राइट। कीप गोइंग। मिस्टर रिमजिम, एज 32 years, an interior designer, has professional receipts of 25,60,000 in the previous year. She also earned 1,25,000 as dividend, okay, and 4,65,000 as interest income on fixed deposits. तो एक तो प्रोफेशनल रिसीट्स आ रही हैं। अच्छा, शी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 13 लाख फॉर हर प्रोफेशन, यानी 25.60 रिसीट्स हैं, 13 लाख का खर्चा है, डिविडेंड आ रहा है 1,25,000 और इंटरेस्ट इनकम आ रही है 4,65,000। चलो करते जाएं, सुन रहे हो ना मेरी बातें, अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। And 30,000 she incurred expense of 13 lakhs for profession and 30,000 as interest on loan for making investment in shares, यानी डिविडेंड पे खर्चा हुआ 30,000 का। पॉइंट याद आया? मैक्सिमम कितना होता है जल्दी बोलो? 20%, तो कितना हो गया 1,25,000।
का 20%, 25,000, तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा तो डिविडेंड इनकम आ जाएगा 1 लाख का। ये एक तो पॉइंट है इस क्वेश्चन में। दूसरा, व्हाट वुड बी हर टोटल इनकम फॉर दिस एज्यूमिंग दैट शी विशेस टू मेक अ मैक्सिमम टैक्स सेविंग विदाउट गेटिंग हर बुक्स ऑडिटेड। अब आईसीआई हिंट दे रहा है, कहता मैक्सिमम टैक्स सेविंग विदाउट गेटिंग द बुक्स ऑडिटेड। और आपको पता है अगर टर्नओवर 50 लाख से कम है, प्रोफेशनल है, इंटीरियर डिजाइनर है, प्रोफेशनल है, तो एक सेक्शन कौन सा था, एडीए, और वो क्या कहता था कि अगर आप ऑप्ट आउट करोगे, अब एडीए में 25,60,000 का मैं 50% लूं तो 12,80,000 इनकम बनता है। और अगर एक्चुअल इनकम लूं 25.6 माइनस 13 तो ये 12.60 बनता है। इसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा तो इसको तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। हम प्रेजम्पटिव इनकम लेंगे 1280 प्लस 1 लाख डिविडेंड प्लस 4,65,000, तो मेरा आंसर आना चाहिए 1845। ओके, क्या आंसर है 1845, तो 8th का आंसर आना चाहिए ए। बिल्कुल ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मिस्टर अर्पन, एज 35 years, submits the following particulars for the purpose of computing his total income। क्या मांग रहा है, compute the total income and the amount of loss that can be carried forward। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। सैलरी लिखा कंप्यूटेड, यानी 50,000 का डिडक्शन नहीं देना है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, इसको बाद में देखते हैं। बिजनेस का लॉस एंड इंटरेस्ट। अब हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख तक लेंगे और 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये 2 लाख का लॉस इससे सेट ऑफ हो जाएगा। सैलरी बच गया मेरा 2 लाख। ओके, अब बिजनेस का लॉस, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ होता है। करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, तो प्लस 230 हो गया, तो टोटल 2.5 लाख हो गया मेरा। सो टोटल 2.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी का। बिजनेस का लॉस 1 लाख है, बिजनेस का लॉस एफडी इंटरेस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, तो लॉस बच गया 20,000 का। अब 20,000 का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 लाख का मेरा जीटीआई है, टोटल इनकम है 2.5 लाख और 20,000। तो देखो टोटल इनकम ऑफ 2 लाख, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख एंड बिजनेस लॉस ऑफ 2 लाख टू बी कैरिड फॉरवर्ड। पहला ही आंसर मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 9th का ए पार्ट आ गया। लास्ट एमसीक्यू इन द आरटीपी, मिस्टर विकास ट्रांसफर्ड 600 अनलिस्टेड शेयर्स। ओके, अनलिस्टेड शेयर्स क्या दिमाग में आ रहा है, 111A 112A तो गया, ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, ऑन 15/12, ध्यान से सुनो, फॉर 350, सेलिंग प्राइस 350, मार्केट वैल्यू वाज 515। तो मेरे बालक और बालिकाओं जरा समझाओ, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए याद है कुछ, सेलिंग प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हाँ 50 CA, बिल्कुल सही है। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अनलिस्टेड शेयर्स की क्या आ जाएगी, 5,15,000, मार्केट वैल्यू लेना है। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है 4,25,000, इंडेक्स कॉस्ट दिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म तो है ही है, तो 5,15,000 माइनस 4,25,000 कितना हो गया बेटा, 90,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये कैसे आ रहा है, अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक हो गया। नाउ क्या कहता है, इंडेक्स कॉस्ट फॉर दिस डिटरमिन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विकास, विकास जी हैं ट्रांसफर वाले, एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कौन सा सेक्शन लगता है, सोचो सोचो, आ गया, क्या आया सर, सर 56(2)(10) किसी को भी लगता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से परचेज है। मार्केट वैल्यू विच इज 5,15,000 माइनस 3,50,000 कितना हो गया, 1,65,000, तो 1,65,000 इनकम हो जाएगी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की। सर सर 56(2)(10) इंडिविजुअल और एचयूएफ को लगता था, यही बदतमीजों छोटी छोटी पिट्टी पिट्टी होगी तुम्हारी। क्या था, सबको लगता है, फ्रॉम एनीवन बाय एनीवन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका आंसर होना चाहिए 90,000 एंड 165, ये कह रहा है 90,000 एंड नथिंग, ये तो गलत हो गया। 75,000 तो ये सीधा ही गलत हो गया। आगे क्या आ रहा है, 90,000 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विकास एंड 165, ये रहा आंसर, ये तो गलत हो गया, 75 नहीं आ रहा है। तो आंसर 10th का आ रहा है सी, आंसर 10th का आ रहा है सी। सो ये हो गए ICAI के
आरटीपी के इनकम टैक्स के पोर्शन के एमसीक्यू। नाउ लेट्स डू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा आईसीएआई का आंसर। अभी देखो, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दिस ऑन माई ओन। अल्टीमेटली मेहनत आपने करनी है, मेरा काम है पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस करा दूं भी आईसीएआई ने इन क्वेश्चंस में किस पॉइंट पे आपको तंग करने की ठान ली है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ें 11th वाला, विच इज द फर्स्ट इन द आरटीपी एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कहता मिस्टर ध्रुव इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी यहां पर बड़ी क्लियरली बात हो रही है इंडियन ओरिजिन की, एंड अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, यानी वो किसी और कंट्री के सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। उनकी शादी होगी जी मिस दीपा के साथ, जो इंडिया की सिटीजन है, जो कंट्री एक्स में रहती है। ऑन 4 फरवरी 2020 शादी हुई है जी, 4 फरवरी 2020, यानी 19-20 में शादी होगी। He says and came to India for the first time on 2 February 20। ईयर को ध्यान से पढ़ो, 20 मतलब 19-20 फरवरी है। He left for country X on 12th August 20। यानी अगर मैं 20-21 की बात करूं तो 1 अप्रैल 20 से लेके 12 अगस्त 20 तक यहीं थे। He returned to India again on 20th January 21 with his wife to spend some time with his parents-in-law for 30 days and thereafter returned to country X on 18th February 21। अब सबसे पहले ऑब्वियसली उसने क्या बोला है, डिटर्मिन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस and compute the total income chargeable to tax along with the amount of tax payable on such income for assessment year 21-22। Will your answer change if he has received 16 lakhs instead of? So कुछ gifts आ रही हैं। He received the following gifts from his relatives during the year. He says between 1/1/20 and 31/3/21 from the parents of his wife, ये तो exempt होती हैं। From the married sister of wife, ये भी exempt होती है। From very close friends of his wife, अच्छा जी, ये जो है ये तो टैक्सेबल होनी चाहिए 2,82,000, बट ये इंडियन रिसीट है, ठीक बात है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालें, तो 1 अप्रैल 20 से लेके 12/8/20 तक और 20/1/21 से लेके 10/2/21 तक, ये आ गए टोटल 164 डेज। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज बीन इनटू इंडिया, विच मींस 120 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। 120 से ज्यादा है पर 365 से कम है, तो क्या इसको R प्लस NOR बना दूं? पॉइंट इज इसकी अदर देन इंडियन इनकम भी 15 लाख से कम है, 365 डेज वाली कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या करें? इस केस में सबसे पहले वो 120 वाली डेज की कंडीशन ही नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही सर? क्योंकि उसकी अदर देन जो फॉरेन इनकम है, अदर देन फॉरेन इनकम उसकी 15 लाख से कम है। तो ये क्या है? ये नॉन रेजिडेंट हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि 182 डेज की कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो ये क्लियर होगी दैट ही इज अ नॉन रेजिडेंट। इसके ऊपर 120 प्लस 365 वाला नहीं लग रहा है, इवन इफ ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से कम है। अब नॉन रेजिडेंट के हाथ में केवल इंडियन रिसीट टैक्सेबल होती है, तो इंडियन रिसीट तो केवल ये वाली टैक्सेबल हो रही है, बाकी तो एग्जेम्प्ट है। तो यही आपकी यहां पर टोटल इनकम आ गई है। अब इस पे जब टैक्स निकालेंगे, टैक्स जो निकालोगे यहां पर आप निकालोगे 282 का 2.5 लाख रुपए निकाल दोगे। अब 2.5 लाख में से निकाल दोगे तो 32,000 बच गया। 32,000 के ऊपर 5% लगाएंगे 1600, 1600 प्लस सेस आ जाएगा, उसको 87A नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। ये आ गया टैक्स। ये क्वेश्चन है और इसमें तो प्रेजेंटेशन भी करनी है। तो ये पॉइंट इन्होंने क्या उठाया कि आपको क्या नए सिरे से जो रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स हैं वो आते हैं, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्या आपको पता है 87A नहीं मिलेगा। दूसरा, विल योर आंसर चेंज? लो जी, इफ ही हैज रिसीव्ड 16 lakhs इंस्टेड ऑफ 282 फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हिज वाइफ एंड ही स्टेड फॉर 400 days ड्यूरिंग 4 years प्रीसीडिंग द करंट ईयर। देखो अब दोनों बातें बोल दी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में 120 डेज से ज्यादा आया, 365 पूरी हो रही है। तो ये नए जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें अब आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अदर देन फॉरेन इनकम अब 15 लाख से ज्यादा है। तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई,
आर प्लस एनओआर हो गया। अभी आर प्लस एनओआर हो गया, अब उसकी 16 लाख रुपया इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका पहले तो उन्होंने पूछा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। रेजिडेंशियल स्टेटस यहां पर उन्होंने पहला आपका बताया कि ही बिकम्स अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर इनकम टैक्सेबल इन इंडिया विल बी 16 lakhs। अब क्या कहता है, he says will your answer change if he has received from verification during the year preceding the year। अब उसने कहीं पर हमें टैक्स पेबल निकालने को नहीं बोला, पर ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में टैक्स पेबल है, तो यहां आईसीआई टैक्स पेबल निकालने की बात कर रहे हैं। और यहां पर उन्होंने टैक्स पेबल जो निकाला बच्चे, वो आप नोट करोगे 115 बीएसी के हिसाब से निकाल दिया। अब मेरे बालक और मेरे छोटे छोटे बच्चे हर बार कंफ्यूज होंगे कि सर हम नॉर्मल रूल से निकालें या बीएसई से निकालें। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो अब यहां पर कहीं पर भी 115 बीएसई का उन्होंने नहीं बोला, कहीं पर यह भी नहीं बोला कि वो ऑप्ट कर रहे हैं 115 बीएसई के लिए, नहीं बोला ना। तो हम क्या करेंगे, देखो मेरे हिसाब से अब एक चीज दिमाग में डालते हैं कि अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है और उसमें टैक्स पेबल पूछ रहा है, तो उसको हम बेनिफिशियल वाला टैक्स बताएं। एज अ सीए सोचें कि अगर क्लाइंट आता है उसको तो पता नहीं है बीएससी है या नॉर्मल है, उसके लिए तो जहां पर टैक्स बच जाए वो वाला बेनिफिशियल हो जाता है। तो हम अपने दिमाग में डालें कि ऊपर ऊपर से दो कैलकुलेशन कर लेंगे, नॉर्मल रेट से और बीएससी से, और फिर चेक कर लेंगे कि इसको कहां पर ज्यादा बेनिफिशियल है। जहां ज्यादा बेनिफिशियल है वो वाला ऑप्शन दे आएंगे। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, पर क्या पता 1 मार्क ना कट जाए। सो प्लीज मेक दिस एज अ पॉइंट इन योर माइंड। नाउ बेटा 12वां क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी का सिंपल क्वेश्चन है, पर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं अगर कोई पॉइंट निकल आए तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो पढ़ो मेरे साथ। मिस्टर रॉक्स अ सिटीजन ऑफ कंट्री वाई, इसका मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है, इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। तो आर प्लस एनओआर है, इससे पता चल गया सिर्फ इंडियन रिसीट और 1 फॉरेन ब्रांच वाली टैक्सेबल होगी। ही ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज इन कंट्री वाई, अच्छा वहां है, 1 is used as residence and another house property is rented for a monthly rent of $18,000. Fair rent of house property is $20,000. The value of 1 CYD, अच्छा जी, डॉलर, may be taken as rupees 78. You know, most people will pick up the calculator and start calculating house property income. The intelligent students जो तुम हो will think कि कैलकुलेट करनी भी है या नहीं करनी है। अरे आर प्लस एनओआर, बाहर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिया में कहां असेसेबल है बेटा। तो ये तो उसने हमें एक तरीके से फालतू इंफॉर्मेशन दी हुई है। वैसी नहीं, तुम्हें तंग नहीं कर रहा, तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन दे रहा है और देखना चाह रहा है कि तुम्हें पता है अपना लॉ या नहीं पता। यू शुड बी श्योर। आगे चलते हैं। ही टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ फ्लैट इन दिल्ली ऑन 1/10/20, अब डेट से याद रखो, विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन इन इंडिया while he is in India। ठीक है, the flat was used by him for 3 months at the time when he visited India during the year 2021। ठीक है, यानी ये एक घर है, दिल्ली में है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस वेकेंट है। अब तुम बोलोगे सर बाहर भी तो एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। अरे उसकी इनकम इंडिया में असेसेबल ही नहीं है भाई, तो वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे लिए एक ही घर है अभी सेल्फ ऑक्युपाइड है। द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज दिस मच, फेयर रेंट इज दिस मच, he paid property tax of this much and 2800 sewage tax to municipal corporation of Delhi। पता नहीं क्यों बताया हुआ है, ये तो लेना ही नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, नील ही लेंगे। He had taken a loan of 18 lakhs at 9.5% from HDFC Bank on 1st August 18 for purchasing the flat। No amount is repaid till 31st March 21। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, लोन लिया 18 में, घर बना है 20-21 में, प्री कंप्लीशन भी है, वो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ में आ गई बात। पर जीएवी तो नहीं लाएगा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है इस घर के लिए। आगे पढ़ लेते हैं। ही ऑल्सो हैड अ हाउस इन बैंगलोर विच इज लेट आउट, अच्छा ये घर लेट आउट हो गया, फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 40,000। द फेयर रेंट इतना, म्यूनिसिपल वैल्यू इतना, स्टैंडर्ड रेंट इतना। ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 25 lakhs at the rate of 10% from one of his friends residing in country Y, okay, for his house। Municipal tax was 5,400 is paid by him in respect of the house during the previous year। Compute the income chargeable from house property। अच्छा, उसने फॉरेन कंट्री से लोन लिया, नॉन रेजिडेंट से। अब उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा नहीं काटा ये बताया नहीं है, तो जब तक कुछ गलत नहीं है तब तक हम क्या मान के चलते हैं, सब सही है। तो सेक्शन 25 जिस बच्चे के दिमाग में आया था, तुम इंटेलिजेंट हो ना, आया होना चाहिए।
अगर आया था तो एज्यूम करके नोट लिखा ना, दैट इवन इफ वी हैड टेकन अ लोन इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया विच द मनी हैज बीन यूज्ड इन इंडिया, दिस इज डीम्ड टू एक्रू और राइज, पर इसके ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसने टीडीएस काटा होगा। अब मैं आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, एक बार लेट अस जस्ट लुक एट इट। तो सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन हो गया प्री कंप्लीशन इंटरेस्ट का, उसको करा डिवाइड बाय 5, करंट ईयर का इंटरेस्ट पूरा है, टोटल 228 आ गया, बट ऑब्वियसली 2 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। सो इफ वी गो एंड चेक, सेल्फ ऑक्युपाइड घर 2 लाख रुपए आ रहा है। अब लेट आउट घर में अगर म्यूनिसिपल वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, फेयर रेंटल वैल्यू दिया है, दिस और दिस विच एवर इज हायर बट इट कैन नॉट बी मोर देन दिस, तो ईआर मेरा आ जाएगा 4,20,000। तो ए आर आ रहा है मेरा 4,80,000, तो ऑब्वियसली जीएवी मेरा आ रहा है 480। नाउ यहां पर हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे करा है 5400 का, तो यहां पर जाके वो माइनस हो गया, 30% तो तुम कर ही लोगे। अब इंटरेस्ट का चक्कर क्या है, ही हैड टेकन लोन ऑफ 25 lakhs at 10% from one of his friends in country Y for this house। अब वो कब लिया, ये घर कब बना, आई एम एज्यूमिंग देयर इज नो प्री कंप्लीशन, तो टोटल मैंने इतना उसका माइनस कर दिया, ये आ गया मेरा डिडक्शन, ये आ गई मेरी इनकम। अब ये 2 लाख का लॉस है, ये इस घर की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, जो बैलेंस बच गया वो लॉस है इंटरहेड एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल है या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, nothing much to it। okay, then we come to 13th question। अब ये जो क्वेश्चन है, और तुम मेरी बातें सुन तो रही हो, अब ये क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले मैंने तुम्हें कई बार बताया कि जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, मिस्टर प्रकाश फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर इसको तो देख के पता चल रहा है कि ये तो सेट ऑफ का क्वेश्चन पूछ रहा है और नीचे पूछ रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं एंड उसने लिख दिया है एज्यूम ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BSc। तो अब मेरे पास आ रहा है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं लॉसेस को, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, बीएससी के लिए नहीं है, तो यहां तो ये इधर ये 2 लाख तक आ जाएगा। देन इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, चलो ये लॉस है, इसको लिख लेते हैं, तो पहले वाला हम पहले डेटा ले लें। प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अंडर 44AD, तो ये नॉर्मल इनकम होती है स्पेशल इनकम होती है, जल्दी बता दो। नॉर्मल इनकम होती है सर, ये भी बिजनेस इनकम में आ जाएगी, एडी की है। सैलरी आ रहा है फ्रॉम XYZ लिमिटेड, फिर वही वाला हमारी दुविधा, क्या इसमें 50,000 का डिडक्शन देना है, सोचो, पढ़ के बताओ जल्दी से है ना, कहीं कंप्यूटेड नहीं लिखा है। ऐसे केस में याद रखो 50,000 तो आप डिडक्शन दोगे, सो ये आ जाएगा 4,75,000। ध्यान रखना इन बातों का, अगर कंप्यूटेड लिखा होता तो बात अलग थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे हिसाब से, यू नो, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हम बच्चे की नॉलेज पे टेस्ट करें, इन कंफ्यूजिंग वर्डिंग्स पे ना टेस्ट करें कि अगर वो भूल गया तो आंसर गलत आ जाए। मैं नहीं मानता, यहां नीचे लिख दिया होना चाहिए दिस इज सैलरी रिसीव्ड, तो मेरी समझ में आ जाएगा यार इसमें मेरे को डिडक्शन देना है, या ग्रॉस सैलरी या सैलरी विच इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां लिखा है सैलरी फ्रॉम XYZ, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसे लिखा हो, ऐसे दिमाग में डाल लो कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ डिपॉजिट, चलिए ये तो एग्जेम्प्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अपने को पता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ वेकेंट साइट, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है बेटा, तो ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेवर बॉन्ड्स, ATC है ये। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है। डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर 12AA, अप्रूव्ड अंडर 80G, पेमेंट इज बाय क्रेडिट कार्ड, तो ये तो आ गया वो, पहले इसका 10% ऑफ एडजस्टेड GTI निकालना पड़ना है, तो ये आ गया हमारे पास बेसिक मोटा मोटा करके देख लेते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव इसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, 40,000 का स्पेकुलेटिव लॉस है, वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक बात होगी। अब मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 2 लाख की, सॉरी लॉस आ रहा है 2 लाख का, इनकम आ रहा है 1,20, सेट ऑफ करने के बाद लॉस बच गया मेरे पास 80,000, ये निल हो गया, ये लॉस 80,000 बच गया। फिर प्रिजम्पटिव इनकम, बिजनेस इनकम आ गई मेरी 1 लाख की, और सैलरी इनकम आ गई 4,75,000 की। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जेम्प्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, पहले इंटरहेड कर लेते ना,
तो 65,000 एंड 125 जल्दी जल्दी 125 माइनस 65, हाँ मुझे पता है 60,000 आएगा, तो ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 आ गया। ये अभी बाद में करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, पहले ये मेरा आ गया आफ्टर इंटरहेड सेट ऑफ। अब इंटरहेड सेट ऑफ करते हैं। 80,000 का लॉस है, कहां से करूं? यहां से तो कर ही दें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से, ये 20% पे है तो बच गया 20,000। ये 20,000 कहां से करूं? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सैलरी से कर देते हैं सर, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है, तो ये आ गया 4,55,000। अभी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना बिजनेस का? 1 लाख, तो चलो ये भी गया, तो कितना बच गया? 4,55,000। तो मेरा GTI आ गया 4,55,000। अब इसमें से मुझे देना है डिडक्शन, टैक्स सेवर बॉन्ड्स, तो 60,000 का टैक्स सेवर बॉन्ड ले लेते हैं ATC में। और कुछ है देखो जल्दी जल्दी, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेवर बॉन्ड 60,000। एक आ गया 80G, उसको कैसे करें? तो पहले तो 4,55,000 माइनस ऑल अदर डिडक्शन 60,000 इंटू 10% एडजस्टेड GTI यानी 39,500 और 60,000 विच एवर इज लेस 39,500 उसका 50%, तो 19,750 आ रहा है। तो 4,55,000 कर लो, संकोच नहीं करना है, माइनस 60,000 माइनस 9,750 3,75,250। उसने क्या पूछा? टैक्स पूछा है? नहीं, टोटल इनकम पूछा है ना, तो बस उतना ही निकालेंगे, फालतू इंफॉर्मेशन नहीं देना इसे को। तो कितना आ गया हमारे पास? 3,75,250। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन, यानी एक केस स्टडी MCQ को छोड़ दो, वहां पर जरूर वाट लगाते हैं ये लोग, बट बाकी सब इज नॉट दैट बैड। सो नेक्स्ट वी कम टू द 14th क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पहले वाले में सिर्फ टोटल इनकम था, अभी क्या टैक्स भी निकालने को बोल रहा है। मिस्टर राघव एज 61, लो जी रेजिडेंट हो गए, वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द लास्ट 10 years and his salary is 1,70,000 per month, dearness allowance, commission, transport allowance, medical reimbursement. Mr. Raghav resigned from services, लो जी, on 30th November 20। ओके, अभी क्या हुआ? अप्रैल मई जून जुलाई, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने के लिए सैलरी मिल रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 years and 5 months ही वॉज पेड ग्रेचुटी। अच्छा, पूरा सैलरी पूछ लिया, ग्रेचुटी भी आ गया। ही इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। चलो अपने दिमाग में पहले तो डालो, सैलरी 8 महीने की लेनी है, अभी पहले पूरा पढ़ लें फिर शुरू करते हैं। ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ हायरिंग ऑफ गुड व्हीकल, परचेज 4 स्मॉल गुड्स व्हीकल इन December 20 and 4 heavy vehicles having gross weight of 20 metric ton each on 1st January 21। तो अपने को पता 1,000 पर मेट्रिक टन ले लेंगे। He did not maintain books of accounts, यानी ऑप्ट आउट नहीं कर सकता है ना। He did not maintain, ऑप्ट आउट करना तो मेंटेन करना पड़ता है। मिस्टर शिवपाल इज वेरी क्लोज फ्रेंड, गिफ्टेड हिम 2 lakhs टू परचेज द व्हीकल। चलो जी, गिफ्ट भी आ गई, यानी सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्सेज है। चलते जाओ। He was holding 30% equity shares in TSP Private Limited, an Indian company. The paid up share capital of the company as on 31st March was 20 lakhs divided into 2 lakh shares of 10 each, which were issued at a premium of 30 each. Company allotted shares to shareholders on 1 October 13। फिर क्या करूं इसका? अच्छा, he sold all the shares। अभी रुक जा, he was holding 30% equity shares, the paid up capital कितना था? 20 लाख डिवाइड इंटू 2 लाख शेयर, तो 30% कितना हो गया? 2 लाख टू 30%, कमॉन 60,000 शेयर हो गए। उनके क्या है? दे वर इशूड एट 10 ईच, प्रीमियम ऑफ 30 एट 40 होगी उसकी कॉस्ट। पहले तो ये समझ में आई भी कॉस्ट है। अब कहता बेच दिए सारे ऑन 30 अप्रैल 20। रुक जा, खरीदे कब थे? allotted on 1st October 13, 3rd April 20 for 60 per share. Equity shares of TSP Private Limited are listed on stock exchange, 112A पे जा रहा अभी। And Mr. Raghav has paid STT both at the time of acquisition and at the time of transfer। ठीक है, 1118 यानी सॉरी 31/1/18 का उसने आपको FMVB दिया, यानी 112A भी आ गया। सो सैलरी हो गया, प्रिजम्पटिव इनकम हो गया,
फिर एक हमारा गिफ्ट हो गया, और एक अब ये कैपिटल गेन्स आ गया 1128 का। चलो चलो आगे चलें। ऑन 12/2/21 अपना साल है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ 92,500 क्रेडिटेड टू हिज SBI अकाउंट ऑन 30th April 20 इसी साल है 5500, एंड ऑन 30/12/20 8500 क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, ये अदर सोर्सेज की इनकम आ गई। एक मिनट, ये सीनियर सिटीजन था ना, कहीं पर याद है तुम्हें? हाँ, कौन सा सेक्शन है? रेजिडेंट तो मान ही लेंगे। 80 TTB 50,000 तक का मिलेगा, वो FD का इंटरेस्ट भी मिलेगा और सेविंग्स भी मिलेगा। तो यहां लिख लेते हैं 80 TTB, 80 TTB याद रखेंगे। He deposited 1,10,000 in PPF, ये आ गया 80C। He paid insurance premium of 20,000 for his wife, ये भी आ गया 80C। The policy was taken on 1 in April 11, अच्छा जी, and the sum assured was 3 lakhs, 12 से पहले है तो 20% 60,000 तक हो सकता था, तो ठीक है प्रीमियम। He also made a payment of 25,000 LIC pension fund, ये हो गया 80CCC, and a premium of 40,000 towards medical policy for his self and 20,000 for his wife। अच्छा जी, ये आ गया अब 20,000 एंड वाइफ तो आ गया 80D, और ये खुद सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का लिमिट मिल जाएगा। ठीक बात है। ही मेड द पेमेंट बाय अकाउंट पे चेक, देयर वाज नो चेंज इन सैलरी, ही डज नॉट ऑप्ट टू पे अंडर 115BAC, यहाँ क्लियरली बताई गई बात, और आपको इंडेक्सेस भी दिए। तो यहां पर तो सैलरी इनकम से शुरू करेंगे। तो अगर हम देखें, बेसिक पे ले लिया, डियरनेस अलाउंस ले लिया, फटाफट करते जाओ टिक मेरे साथ साथ। बेसिक पे आ गया, डियरनेस अलाउंस आ गया, कमीशन ले लिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, मेडिकल रीइंबर्समेंट पूरा टैक्सेबल है, ग्रेचुटी में लिमिट लगाएंगे। अब ग्रेचुटी ही इज कवर्ड था, नॉट कवर्ड था? बोलो बोलो, नॉट कवर्ड है सर। तो अब क्या आ गया, क्योंकि ही इज नॉट कवर्ड है तो 1/2, एंड कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं, कितने हैं? 10 ईयर्स 5 months, बट हमने तो पार्ट को इग्नोर करना है तो 10 ईयर्स लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज सैलरी फॉर 10 months प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। उसने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं एज्यूम करूंगा बेसिक पे प्लस DA प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, पर यहां तो उसने कमीशन फिक्स दी हुई है तो ये नहीं लेंगे। तो 170 प्लस 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, एक मंथ की आ गई एवरेज, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स 10, 12,50,000, 12,50,000। तो मेरी आखिरी जो लीस्ट लिमिट है 1250 आ गई। तो ये आ गया मेरा टैक्सेबल ग्रेचुटी, ये आ गई ग्रॉस सैलरी, उसमें से 50,000 दे दो नेट सैलरी। तो यहां तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया। हाँ कर लिया, तुम ऐसी तो करते हो टिकिंग, आज मैं भी कर रहा हूं टिकिंग तुम्हारे साथ साथ, पर तुम्हें इसको सॉल्व करना चाहिए ऑन द पीस ऑफ पेपर, एंड इफ दिस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू डू इट इन 10 मिनट्स। मैं आपको सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूं यहां पर। अभी स्टार्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ व्हीकल, जल्दी जल्दी बोलो। अभी यहाँ हायरिंग ऑफ व्हीकल्स है, 4 व्हीकल तो उसके छोटे वाले हैं, तो क्या करें? 7,500 पर मंथ इंटू 4 मंथ्स, क्योंकि दिसंबर में खरीदे थे। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 20 है तो 20 मेट्रिक टन इंटू 1,000 पर मेट्रिक टन इंटू 4 ट्रक्स, और ये कब है? जनवरी 21, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आ गए। तो ये आ गई इसकी प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन्स में यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू दी है ऑन 31 जनवरी 50 रुपए पर शेयर। सेलिंग प्राइस क्या है देखो जरा, 60। सो 50 और 60 विच एवर इज लेस इज 50, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40, विच एवर इज हायर तो कॉस्ट होनी चाहिए 50 रुपया। तो वी हैव सेलिंग प्राइस इतना आ गया, एंड कॉस्ट उसने देखो कितना लिया हुआ है, 50 रुपए के हिसाब से लिया होगा। तो यहां पर आ गया 50 रुपए, 60,000 शेयर्स इंटू 50 रुपया आ गया। और ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, रिमेंबर इसका रेट ऑफ टैक्स अलग से है, याद रखोगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फिक्स डिपॉजिट भी आ गया, गिफ्ट भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स भी आ गया, सारा आ गया यहां तक। अच्छा, यहां पर एक बात जो और ध्यान रखने वाली है, यहां पर है बेटा 92,500 जब भी इंटरेस्ट की बात होती है क्रेडिटेड टू हिज SBI अकाउंट। सो उसने क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटेड टू हिज SBI अकाउंट। इसका मतलब है जो TDS है उसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा,
और ये 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 21 के बीच में है। सो 92,500 को आप डिवाइडेड करोगे 100 माइनस रेट 7.5% का रेट था, तो अगर मैं 92.5 से डिवाइड करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 92.5% से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 लाख रुपए का। सो पूरे क्वेश्चन में बेटा ये एक पॉइंट है जो आप गलत कर सकते थे। तो याद रखो, जब भी रिसीव्ड की बात हो रही है, क्रेडिटेड की बात हो रही है, तो टीडीएस का ध्यान रखना है। और सारे क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूं इंक्लूडिंग द केस स्टडी वाले, आईसीआई ने वो जो टीडीएस के रेट्स हैं जिसमें कोविड टाइम्स पे आपको कंसेशन मिला हुआ रेट, उसका पूरा ख्याल रखा है। तो आप भी उसका ख्याल रखोगे। इस पॉइंट को मैं आपकी जगह होता तो मार्क कर लेता। और ये मेरा अब आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन दे दो एटीसी की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा, बिकॉज पॉलिसी पहले है, वो पूरा मिल जाएगा 20,000 का जो हमने बात करी थी यहां पर, ये वाला भी। सो 110 प्लस 20 पूरा मिल रहा है हमें। एटीसीसी हमारे को मिल रहा है कितना है, देखो 25,000 पर। एटीसी और एटीसीसी मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, यहां तक बात क्लियर है। मेडिकल इंश्योरेंस का मिल गया 50,000, आई थिंक दैट पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। एंड जो हमारे को एटीटीटीबी है उसका मिल गया 50,000, सो दैट बिकम्स माई टोटल इनकम। अब इस पे जब हम टैक्स निकालेंगे, रिमेंबर 112A का आप अलग कर लोगे, इसमें से 112A अलग कर लोगे और उसमें से 1 लाख डिडक्ट करने के बाद आप 10% टैक्स निकालोगे और बैलेंस पे आप स्लैब रेट्स पे टैक्स निकालोगे, फिर आप सेस ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो कैलकुलेशंस तो तुम कर लोगे बेटा, मैं क्या दिमाग में डाल रहा हूं कि ये जो टीडीएस का पॉइंट है यहां पर हमने ध्यान रखना था। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी फॉर द डिस्कशन फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो चलो ये वाला क्या बोल रहा है, देखो। ही सेज एग्जामिन एंड एक्सप्लेन। सुन रहे हो, भाग तो नहीं गए, बैठे रहो बैठे रहो, तुम्हारी भलाई का काम हो रहा है। मेरे को तो आते हैं क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे लिए करवा रहा हूं, है ना। सो थोड़ा सा ध्यान दे दो। एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द टीडीएस इंप्लीकेशंस इन द फॉलोइंग केसेस अलोंग विद रीजंस देयरऑफ। ये देखो क्या है, ये तो बताओ, क्यों है ये भी बताओ। अब एज्यूमिंग दैट द डिडक्टीज आर रेजिडेंट्स एंड हैविंग अ पैन विच दे हैव फर्निश्ड, यानी नॉर्मल रेट लगाओ। कुणाल रिसीव्ड 10,20,000 ऑन 28/2/21 as premature withdrawal from employees provident fund scheme before continuous service of 5 years on account of termination of employment due to ill health। ये ना छोटा सा पॉइंट है, पर मैं क्या देख रहा हूं, आईसीआई कहीं से कुछ नहीं छोड़ रहा। अब तुम्हें पता है अगर प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल हो रहा है और 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस नहीं हुई है तो वो टैक्सेबल होता है और उस पर टीडीएस भी कटता है 10%, जो 7.5 हो जाएगा। परंतु अगर वो ड्यू टू इल हेल्थ है, मतलब 5 साल पूरे नहीं हुए ड्यू टू इल हेल्थ, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। और वही वो मांग रहे हैं कि इस पे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि ये तो एप्लीकेबल, इस पे ये एग्जाम्प्ट है इल हेल्थ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यानी आईसीआई ने छोटा सा पॉइंट और पूछ लिया। फिर क्या कह रहा है, इंडियन बैंक सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड अ लोन ऑफ 12 करोड़ टू बी लिमिटेड ऑन 31/12/20। बी लिमिटेड पेड अ सम ऑफ 120 एज सर्विस फीस। चलो ये तो बड़े प्यार से मैंने क्लास में करवाया था। पेमेंट टू बैंक ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। सर्विस फी कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट बट टू द बैंक है, इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। ये बात हमने कई बार करी हुई है, तो इसको मार्क कर लो। ही सेज इवन दो सर्विस फी इज इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट नो टैक्स इज डिडक्टेड। तो ये तो सिंपल पॉइंट हो गया हमारे लिए क्योंकि हमने करा हुआ है। मिस्टर अगम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी इज ऑन डेपुटेशन फॉर 5 months from October 20 to February 21 at Mumbai, where he pays a monthly house rent of 32,000 for 5 months, totaling this much. Rent is paid by him on the first day of the relevant month. तो मिस्टर अगम ने किराए पे लिया, उनको टैक्स ऑडिट या उनकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो सैलरीड एम्प्लॉय लग रहे हैं, इन डेप्यूटेशन है, सैलरीड एम्प्लॉय है। तो इनका रेंट तो 50,000 से ऊपर है नहीं, तो 194I भी लगेगा नहीं, 194I इनको लग नहीं सकता। तो तीनों केस में टीडीएस नहीं कट रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लाइक द क्वेश्चन बट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आखिरी पढ़ाओ। मिस्टर सुभाष engaged in business of trading of electrical appliances. His turnover for 1920 was 12 crore and 9.5 crore in 2021. ठीक बात।
During the previous year, XYZ placed order for purchase of electric appliances of 55 lakhs on 1/8/20. He again placed an order for 35 lakhs on 1/11/20. ये एक्स लिमिटेड कहां से आई? अच्छा, एक्स लिमिटेड ने इसको ऑर्डर दिया है, ठीक है. Mr. Subhash delivered both the orders within 15 days of the receipt of the order. Discuss whether Mr. Subhash is required to collect tax at source on the consideration received. कौन से सेक्शन की बात हो रही है? कौन से सेक्शन की बात हो रही है? 206C. हाँ, याद है या याद कराऊं? तो 206C1H में क्या था एक बार देख लेते हैं. अगर सेलर, और इस केस में सेलर हमारा जो है वो कौन है? मिस्टर सुभाष है. तो सेलर जो है अगर उसकी टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर 10 करोड़ से ज्यादा है, जो इस केस में अगर हम चलें तो सुभाष जी की प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है, करंट ईयर में ना भी हो, प्रीसीडिंग ईयर में ज्यादा है, और उनको करंट ईयर में जो पैसा रिसीव हो रहा है वो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए और 1/10/20 के बाद होना चाहिए. सारी बातें करवाई हुई हैं, 1/10/20 के बाद आया सेक्शन. तो अब यहां पर अगर मैं चलूं, मैं देखूं उसको ये पैसा है 55 लाख रुपया 1/8/20 को है और 35 लाख रुपया 1/11/20 को है. तो 1/10 से पहले और 1/10 के बाद. अब 1/10 से पहले इसके ऊपर तो लग ही नहीं सकता, टीडीएस सेक्शन ही नहीं था, और 1/10 के बाद क्योंकि ओवरऑल पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा आ गया, उस 50 लाख की लिमिट के लिए तो पूरे साल का लगता है, तो 35 लाख पे टीडीएस कटेगा. 35 लाख पे टीडीएस कटेगा. ये बात क्लियर होगी. अब यहां पर जो टीडीएस कटता है वो किस रेट पे कटता है देख लेते हैं एक बार. टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 0.1%, लेकिन इसके अंदर भी जो कोविड वाला टाइम है उसके लिए रेट का वो कंसेशन दिया गया. ये याद रखेंगे, बातें मैंने पूरा करवाया हुआ है, किन किन का कंसेशन है, किन किन का नहीं है. तो यहां पर आ जाएगा 0.075% के हिसाब से टीडीएस कटेगा. सो अगेन आई वुड से अ डिसेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन. तो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया. अच्छी तरह पढ़ो बच्चों, सारे एमसीक्यूज जरूर करके जाना. आरटीपी करना जरूरी होता है. एमटीपी जो आईसीआई ने दिया हुआ उनके क्वेश्चंस भी जरूर करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है. तो नमस्कार अगेन, एंड वी आर नाउ गोइंग टू बी डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ऑफ जीएसटी. और एमसीक्यू में सबसे पहले करेंगे केस स्टडी वाला. चलो शुरू करें. मिसेस अदिति एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज अंडरटेकिंग वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. चलो, अदिति एंड कंपनी है, फर्म है, फर्म, और वो भी रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कर रही है. द फर्म हैज लेट आउट ऑन हायर द फॉलोइंग व्हीकल्स. मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 15 पैसेंजर्स to a state government electricity department. ठीक है. An electric motor vehicle to carry more than 12 passengers to the local municipal corporation. Okay. An electric motor vehicle to carry up to 12 passengers to the state electrical transport company. अब मुझे बताओ इन तीनों में से एग्जेम्प्ट कौन सा होता था? हाँ जी, 12 सीटर से ज्यादा वाला या कम वाला था? जल्दी जल्दी बताओ. नहीं याद? दिखाऊं? तो अब उसको देख लेते हैं. तुम्हारे लिए क्या था? ये रहा लॉ. हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, और इलेक्ट्रिक ऑपरेटर अगेन मोर देन 12 पैसेंजर्स टू अ लोकल अथॉरिटी. ठीक है जी, अब इसको पढ़ लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मोर देन 12 पैसेंजर्स है. हमारा लॉ क्या कहता है? मोर देन 12 पैसेंजर्स इज एग्जेम्प्ट टू अ लोकल अथॉरिटी. ठीक बात होगी. तो स्टेट वाला था 12 पैसेंजर्स, तो यहां पर स्टेट वाला भी है, ये 15 पैसेंजर्स है. मोर देन 15 पैसेंजर्स टू अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो ये भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए. 12 पैसेंजर्स, ये भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए. इलेक्ट्रिक मोटर अप टू 12 पैसेंजर्स, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये तो टैक्सेबल है. चलो अब आगे चलें. द फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. कई बोल रहे हैं सर a motor vehicle to carry more than 15 passengers to a state department. तो मुझे बताओ, अगर स्टेट अंडरटेकिंग को मोटर व्हीकल 12 पैसेंजर से ज्यादा वाला है तो एग्जाम्प्ट है, तो 15 वाला तो एग्जाम्प्ट होना ही चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं. हाँ चलो आगे है. द फर्म प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर.
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज वर अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन of immovable property being plant and machinery where the value of GST component was this. चलो बताओ, प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज खरीदी हैं, अवेल्ड है, अवेल्ड यानी परचेज्ड है, तो दसो क्या ये ब्लॉक क्रेडिट में आता है? क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक क्रेडिट में आता है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक नहीं था, यानी इसका क्रेडिट मिल जाएगा। जीएसटी अमाउंटेड टू 70,000 वाज पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसका क्रेडिट थोड़े मिलेगा, तो डिमांड है। गुड्स वैल्यूइंग 10 लाख, जीएसटी ऑन द सेम इज 1 लाख वाज रिसीव्ड 180 days ago. Invoice also issued on the date of receipt of supply for which payment has been made till date to the extent of 4 lakh towards value and 40,000 towards tax. यानी इस महीने में 180 दिन पूरे हो रहे हैं और आपने पेमेंट अभी सिर्फ 40,000 वाले जीएसटी की करी है, तो बेसिकली 60,000 वाला जीएसटी आपकी लाइबिलिटी लेजर में ऐड होना चाहिए। ये तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। द फर्म मेड 2 independent outward supplies in which the value of supply was understated in one case by 75,000 and overstated by 45,000 in the other case. The firm received certain supply of goods from registered persons on which tax was payable under reverse charge. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All transactions referred to above are intrastate. All conditions for availing ITC have been fulfilled. Now what do we do? From the following given above, choose the most appropriate answer for question 1 to 5. कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स लेट आउट ऑन हायर बाय द फर्म, सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी आर लेटिंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तुमने पढ़ा था? यहां पढ़ लिया मैंने, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आ गया, ये तो टैक्सेबल हो गया यार, है ना? क्यों सर? ट्रांसपोर्ट वाला एग्जाम था ना, ये देखो तुमने बताया भी नहीं मेरे को। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, ये क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी? कहते सर हमने तो देख ही लिया था, आप ही को नहीं दिख रहा था। चलो मैंने कोशिश करी, भाई तुम बाद में देख लो अगर नहीं दिख रहा था तो ये तो मेरा एग्जेम्प्ट नहीं है, ये तो टैक्सेबल है, पकड़े गए। लीजिंग ऑन हायर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू लोकल म्यूनिसिपैलिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स, ये तो एग्जेम्प्ट है भाई। टू स्टेट ट्रांसपोर्ट लेस देन 12 ना, तो अब क्या रह गया? मेरा आंसर आ रहा है 2, तो बी जाके चेक करें, आंसर बी, बच गए। ओके, नाउ डिटरमिन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड बाय द फर्म फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आईटीसी कितना मिलेगा? आओ जरा, कितना करा था पुण्य? 1,10,000 मिल रहा था, ये भी नहीं है, ये तो लाइबिलिटी में ऐड हो रहा है। इस 40,000 का तो वो क्रेडिट पहले ले चुका है ना, पेमेंट जब परचेज हुआ था तभी ले चुका होगा ना बेटा, अब तो पेमेंट नहीं हुई है 180 के बाद, तो क्रेडिट तो मेरा 1,10,000 का बन रहा है मेरे हिसाब से। देखो 2 का बी होना चाहिए, बच गए फिर से। आ जाओ 3, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी एडेड टू द आउटपुट लायबिलिटी। ये तो 60 है, ये तो 60 है, ये तो पक्का है, इसमें बचने वाली बात नहीं, बच गए। हाँ चलो आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, अब ध्यान से एब्सोल्युटली केयरफुली, डेबिट क्रेडिट शुरू से मारता है आधे लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी इशूड बाय द फर्म और अंडरस्टेटमेंट एंड ओवरस्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस। अंग्रेजी बोल रहा है, क्या कहता है? कौन से डॉक्यूमेंट इशू करने? अंडरस्टेटमेंट एंड ओवरस्टेटमेंट। चलो आ जाओ, अंडरस्टेट करा उसने 75,000 से, सेल कम दिखाई, ज्यादा दिखानी है तो कौन सा नोट जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट नोट। और 45,000 ज्यादा बताई हुई है, कम करना पड़ेगा, तो कौन सा नोट जाएगा? क्रेडिट नोट। सो 75,000 का डेबिट नोट, 45,000 का क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो आंसर आ रहा है मेरा 1 और 4, सी दिख रहा है, देखो 4th का सी है। सो अगेन योर कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी क्लियर, डेबिट क्रेडिट में नहीं घूमना है। Which of the following statement is correct in respect of supply of goods received by the firm which are taxable under reverse charge? उसने अच्छा क्वेश्चन जब पढ़ा ना, ये नहीं बताया कि कौन से गुड्स रिवर्स चार्ज में है, कब आया, कुछ नहीं बताया। अब क्या पूछ रहा देख लेते हैं। फर्म शैल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। तो रिवर्स चार्ज में जब आता था, एक तो सेल्फ इनवॉइसिंग होती थी अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आ रहा है, और एक पेमेंट वाउचर तो जाना ही होता था, तो ये तो है ही है। The firm shall issue invoice for supply of goods.
सेल्फ इनवॉइस पढ़ लेते एक बार, क्या था वो, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, देखो अनरजिस्टर्ड से आता तो इनवॉइस की बात होती है, तो रजिस्टर्ड से है तो इसमें तो इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, ये तुम्हें पता होनी चाहिए बात। द फर्म शैल इशू रिसीट वाउचर, ना ना इज नॉट रिक्वायर्ड टू, ना तो अपना आंसर फिर एक ही आना चाहिए, ए है 5 का ए, यस सर। चलो चलो आ जाओ। साहिल जी हैं, दिल्ली के रेजिडेंट है, उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वसंत विहार में दिल्ली में, which has been given on rent to a family for 50 lakhs per annum. Determine whether Sahil is liable to pay GST on such rent. अच्छा जी, yes, as services by way of renting is taxable under GST, but residential house as a resident for a family बोल रहा है, ये तो exempt होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं है। No services by way of renting of residential property is exempt, मेरे हिसाब से सही है। No service by way of rent does not constitute supply। अच्छा सुनो सुनो, यहां ना तुम्हारी बेसिक नॉलेज पे मार रहा है, कहता रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है या सप्लाई नहीं है। क्या ये 7 में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, 7 में तो आ रही है, कंसिडरेशन भी है, टैक्सेबल पर्सन भी है, फॉर्म ऑफ सप्लाई भी है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सब में आ रही है, लेकिन ये सेक्शन 11 में जाके तुम्हें बताया था एग्जेम्प्ट है। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, क्योंकि इसमें बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उनके कॉन्सेप्ट हाँ सर क्लियर नहीं है, तो हमारे तो हैं, आंसर इज बी, 6 का बी, बिल्कुल सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सर। कम ऑन कीप गोइंग। 7th, various taxes have been subsumed in GST to make one nation one tax, one market for consumers। झूठ। Out of the following determine which taxes have been subsumed, कौन से खत्म हो गए? कस्टम्स ड्यूटी तो नहीं खत्म हुई, लॉटरी खत्म हो गई, एनवायरमेंट टैक्स, बोलो। यहां पर बच्चों की मेमोरी क्या काम आती है कि जो पढ़ाया, देखो मैंने कई बार बोला जो मैंने पढ़ाया वो तो है, जो मैंने नहीं पढ़ाया ये एज्यूम मत करना कि ऐसा कुछ होता होगा, शायद सर ही भूल गए होंगे, मैं भूलता कुछ नहीं हूं। मैंने अगर तुम्हारे दिमाग में एक लिस्ट डाली और वहां एनवायरमेंट टैक्स नहीं है तो इसका मतलब है एनवायरमेंट टैक्स सबस्यूम नहीं हुआ, यानी क्या ये आज भी लगेगा? हाँ जी सर ये भी लगेगा, तो कौन सा सबस्यूम हो गया? लॉटरी वाला। तो क्या इसका आंसर 7 का ए आ रहा है? 7 का ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। याद रखो ये एक पॉइंट आ गया दिमाग में, हाँ हाँ मुझे पता, आप जाके वो लिस्ट दोबारा करोगे ना एक बार, बहुत जरूरी है। आ जाओ। गुड्स एज पर सेक्शन 252 ऑफ द सीजीएसटी इंक्लूड्स, एक्शनेबल क्लेम आता है गुड्स में, 7(2) में नेगेटिव लिस्ट में आता है, पर गुड्स में आता है ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, टू बी सेवियर्ड बिफोर सप्लाई, मनी नहीं आता है, सिक्योरिटीज नहीं आता है। आंसर क्या है? 1 और 2 देखो कहां मिल रहा है, सी में, तो 8th का आंसर होना चाहिए सी, बिल्कुल सी, आई सी यू सी, सी टू सी, एवरीबॉडी सी। कम ऑन, मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड मेक्स द फॉलोइंग सप्लाईज इन द फर्स्ट मंथ। अच्छा जी, नया बिजनेस है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कोई लिमिट कम तो नहीं थी? नहीं सर नॉर्मली थी, ठीक है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंट्स टू 17 lakhs, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 1 lakh, इंटरस्टेट 1 lakh। पर इससे समझ नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है, तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ओ यस, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई हो गई अब तो लिमिट खत्म हो गई। जेड इज लायबल एज थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 lakhs, गलत। नॉट लायबल, गलत। लायबल एज ही मेक्स इंटरस्टेट सप्लाई, यस, नॉट लायबल। तो 9th का आंसर होना चाहिए सी, बिल्कुल सी हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नमस्कार, जीएसटी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बारी आ गई है। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। वेडिंग बेल्स, अ वेडिंग फोटोग्राफर हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग प्री वेडिंग शूट सर्विसेज इन जयपुर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी इसी साल शुरू करा। ध्यान से सुनो। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर्स टिल December 20। क्वार्टर इस साल शुरू करा तो अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अप्रैल में जून में कहता 20 लाख, 30, 40। यू नो, अगर आपने मेरी क्लासेस दी तो आपको पता है ये क्वेश्चन हमने बड़े ध्यान से सिमिलर करा हुआ है
सेम क्वेश्चन पूछा उन्होंने, यू मे एज्यूम दैट द एप्लीकेबल रेट इज 18%. Weddingwell wishes you to pay tax at a lower rate and opts for composition scheme. You are required to advise whether it can do so and calculate the amount of tax payable for each quarter. ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है. अगर आप इसको देखो, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का या 6 नंबर का पूछा जाए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है? मुन्ना एंड मुन्नी अच्छी तरह बताओ मैंने क्या बोला. सबसे पहले आप लिखोगे लॉ. और लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसकी टर्नओवर पिछले साल में है ही नहीं. अगर 50 लाख तक होती तो इस साल ऑप्ट कर सकता था, पिछले साल में तो है ही नहीं. अब इस साल में उसको पहले 20 लाख पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं. उसके बाद अगले 30 लाख पे, यानी जब तक 50 लाख नहीं पहुंचा तो इसके ऊपर आपको पता है 6% लग जाएगा. 50 से ऊपर पहुंच गया तो नॉर्मल रेट लग जाएगा. तो पहले तो ये वाली बातें, ये देखो आईसीआई ने थ्योरी में पूरा समझाया है ना. उसके बाद आईसीआई ने जाके कैलकुलेशन करी है. देखो कैलकुलेशन तो 2 मिनट में खत्म होगी. जीएसटी नील है, यहाँ पर 6% आ गया, यहाँ 18%. पर अगर आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चार्ट बनाया होता तो आपको मैं 2 नंबर देता 4 में से. अगर 6 नंबर का होता तो 3 देता, 50%. बाकी सारे नंबर हैं थ्योरी के लिए. तो जरा पढ़ो और वहां आपको क्लियर समझाना है. सबसे पहले कि 10(2)A में ये आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये समझाना है. फिर ये समझाना है कि 50 लाख की लिमिट में ये 20 भी आएगा, लेकिन ये 20 क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. सो मेनली व्हाट यू नीड टू डू इज आंसर द थ्योरी एज वेल. नाउ वी कम टू मिस्टर प्रियम, director of Sun Moon Company. I love the names at times I use it. Sun Moon Company Private Limited ji. Sun and Moon provided services to the company for remuneration of 1,25,000. Now Mr. Priyam है, डायरेक्टर है सन मून कंपनी के, प्रोवाइड सर्विस करी, रेम्यूनरेशन 1,25,000 है. ब्रीफली आंसर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द बिलो मेंशन्ड इंडिपेंडेंट केसेस, यानी इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. इफ यस, who is liable to pay GST पूछ रहे हैं. मिस्टर प्रियम इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो बताओ जल्दी से, डायरेक्टर होने के नाते क्या ये जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर. रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, जल्दी. रिवर्स चार्ज सर. तो ये लो, पहले तुम बताओगे कि डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है. 7(2) में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला रिलेशन आता है, यहां डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो ये तो टैक्सेबल होगा और इस पे लगेगा रिवर्स चार्ज. ये आ गया आपका आंसर. देन Mr. Priyam is an executive director, that is an employee of Sun Moon Limited. Out of total remuneration amounting to 125, 60,000 has been declared as salary in the books of Sun Moon and subject to TDS under 192 of the income tax. अब मेरे जिन बच्चों ने इनकम टैक्स पढ़ लिया हुआ है, आई एम श्योर आप लोग पढ़ रहे हो तभी आरटीपी तक पहुंचे हो, तो 192 ऑफ द एक्ट में सैलरी पे टीडीएस कटता था. कहता हाउएवर 65,000, 65,000 has been declared separately other than salaries in the Sun Moon Company Private Limited account and subject to TDS under 194J. तो बताओ मेरे बालक और बालिकाओं, 194J 65,000, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर. ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से नहीं है, तो क्या इस पे रिवर्स चार्ज आएगा? बिल्कुल सर, दिस विल बी कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज. सो थ्योरी क्वेश्चन में आपको पहले बताना है कि ये टैक्सेबल है, एम्प्लॉय वाला नहीं है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है. आईसीआई ने जो यहां पर आंसर दिए होते हैं ना, जनरली दीज आर द आंसर्स फॉर विच मार्क्स आर टू बी गेट. सो योर आंसर शुड मैच मोस्ट ऑफ दिस. जितना लिखा है मैं नहीं कह रहा उतनी डिटेल में हो, पर मोटे मोटे जो जो पॉइंट आईसीआई यहां कवर कर रहा है आंसर में, बेटा आपके आंसर में होने चाहिए. नाउ मिस काशी, मैडम काशी की बात हो रही है, आइए काशी जी का आंसर खोल लेते हैं साथ साथ. मिस काशी इज अ रजिस्टर्ड इंट्रा स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इन हरियाणा. During the month of August and September, she was out of station on a religious pilgrimage with her family for 55 days. There is no business transaction made during August. कमाल है वैसे, है ना. रिलीजन हमारे देश में कितना इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, बट 55 दिन काम छोड़ के चली गई हैं. मिस काशी इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो ट्रांजैक्शन, देयर इज नो नीड टू फाइल द मंथली रिटर्न. अच्छा जी, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. हाउएवर, her tax consultant has advised her to file nil GST R3B
whether the advice given by the tax consultant is correct. तो ये बात तो इमीडिएटली समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई भी कॉलम नहीं भर रहा है जीएसटीआर 3B में, ना परचेज है, ना सेल है, ना एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो आपको फिर भी नील जीएसटीआर भी भरनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो उसको बोलना पड़ेगा भाई आपका कंसल्टेंट बहुत अच्छा है, उसकी एडवाइस बिल्कुल सही है, तो आपको तो यहाँ पर जीएसटीआर भरनी पड़ेगी चाहे वो नील है। कहता विल योर आंसर इन एज चेंज इफ मिस काशी हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सम परचेजेस ड्यूरिंग अगस्त ओवर हर मोबाइल फोन। आजकल टेक्नोलॉजी है भाई, वहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ परचेज का ऑर्डर जा रहा है, which has been received in her premises and she intends to take input tax credit on the same. दसो, is this a nil return? अगर गलत आंसर दिया, खप नहीं दिया ना, हाँ ये नील रिटर्न नहीं है। यहाँ तो रिटर्न वैसे ही भरनी कंपलसरी है क्योंकि परचेज है, तो ये नील रिटर्न नहीं है। कोई भी कॉलम भर रहा हो तो ये नील रिटर्न नहीं होती है, ठीक है। Assuming in A above, Miss Kashi does not have internet facility, लो जी फोन के इंटरनेट गायब हो गया, in her mobile, and there is no facilitation center notified by the commissioner whether no return is required to be filed in the absence of means to file a return. I love some of these questions raised by ICI. ऐसे लिखा होता है जैसे सचमुच ऐसा कोई लॉ होता है। मैंने पढ़ाया तुम लोगों को ऐसा कोई लॉ? नहीं पढ़ाया ना। तो जब मैंने क्या बोला था, अगर मैंने कोई लॉ नहीं पढ़ाया मतलब है ही नहीं सर, तो भाई उसके ऊपर फोन के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हमने कौन सा बोला कि आप ही ने भर रही है, आपके बेहाफ पे कोई भी लॉग इन करके भर सकता है यार। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है भाई, रिटर्न तो फिर भी भरनी है। तो ये सारी बातें लिख देना भाई, ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो जीएसटीआर 3B तो भरनी पड़ेगी। तो ये हो गया आंसर सिंपल सा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। बाली लिमिटेड, सुन रहे हो ना, बाली लिमिटेड अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर प्रोवाइड्स, आ गया भाई, सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्संस फ्रॉम मुंबई ऑफिस and Delhi office. The aggregate turnover of Mumbai and Delhi office in the previous year is 300 and 250 respectively. For the month of November in the current year, Bali Limited prepares duplicate invoices and does not issue e-invoice. अच्छा जी, मिला के 500 करोड़ से ज्यादा है, e-invoice तो कंपल्सरी हो गया है कि नहीं? Because it is of the view that its aggregate turnover does not cross the threshold limit to make it liable for e-invoice. पता नहीं कहां से विश्वास आते हैं, लॉ तो पढ़ा नहीं होता है, सीए के पास जाते नहीं है, सीए के पास जाते तो सीए का स्टूडेंट बता देता कि भी 500 करोड़ से ऊपर है, ई इनवॉइस तो कंपलसरी है कि नहीं। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द व्यू टेकन बाय इज करेक्ट इन लॉ। नो, ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग इफ एनी। तो ये तो हो गया सीधा साधा क्वेश्चन यहां तक, और एडवांटेजेस तो ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, नॉट अ प्रैक्टिकल वन, एंड दैट फिनिशेज ऑफ द आरटीपी। खत्म हो गया। तो हमने आरटीपी का डिस्कशन कर लिया, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ बीच में पॉइंट्स इंटरेस्टिंग थे जिनका आपने नोट करा, मेहनत करते रहो और लगे रहो। लिटिल बाय लिटिल एन आवर गोज बाय, लिटिल बाय लिटिल अ डे, लिटिल बाय लिटिल यू रीच योर गोल और लेट इट स्लिप अवे। थोड़ा थोड़ा रोज रोज लगे रहो।